देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है ना, उसको लेकर एक तो ये समझिए, ये जो लोग क्रांति क्रांति इसको कहा जा रहा है, ये क्रांति नहीं है, ये क्राइम है। ये कोई आंदोलन इसको कहना शायद बेईमानी होगी। आंदोलन नहीं, अराजकता है। नेपाल में अराजकता और हिंसा के तांडव को क्रांति कहना, ये शायद मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। हिंसा, तोड़फोड़, लूट, आगजनी, मारपीट को क्रांति का नाम देकर शायद इस शब्द को बदनाम करना हमें बंद कर देना चाहिए। क्रांति क्रांति। अब आप सोच कर देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट जलाया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाकर मार देना, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारना पीटना, कहीं से भी इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। एक तो ये हम लोगों को शायद समझना होगा। कहा यह जा रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो लंबे समय से पनपते आक्रोश का विस्फोट था। मतलब बहुत समय से सब हो रहा था, तो ये स्वतः अचानक से सब कुछ हुआ। बिना नेता संस्था के नेतृत्वहीन युवाओं ने, मतलब जेनजी ने सरकार की खून की प्यासी हो गई। नेपाल में कथित जेनजी के जिस आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका, इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट सोशल मीडिया बैन था। लेकिन साहब, ओली सरकार को लेकर कहा जा रहा था कि भाई फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ये जितने भी सोशल मीडिया बैन था उसको तो हटा लिया गया था। सवाल ये उठा कि फिर भी बैन खत्म होने के बाद भी ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर गुस्सा सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ था तो फिर संसद क्यों जलाई? सुप्रीम कोर्ट क्यों फूंक दिया? पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा क्यों जलाकर मार दिया? मतलब क्या नेपाल में राजतंत्र रिटर्न्स की आहट इससे माना जाए? क्योंकि इससे पहले नेपाल में राजतंत्र की बहाली को लेकर भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। मैं उसका थोड़ा सा इतिहास आज आपको बताऊंगा और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप का नाम क्यों आ रहा है इसमें। सबसे बड़ा सवाल है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश श्रीलंका के बाद नेपाल अमेरिका चीन के बीच फाइट का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। नेपाल में जिस कथित जेनजी आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका, उस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया बैन था। लेकिन साहब, फिर वही चीज, बैन तो हटा लिया गया था, हर तरह से बैन हटा लिया गया था, फिर भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि श्रीलंका की चीन से जैसे करीबियां बढ़ी, श्रीलंका ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हम्बन टोटा पोर्ट है ना, वो चीन को दिया था। फिर क्या हुआ श्रीलंका में 2022 में? वहां करप्शन एक ट्रिगर पॉइंट बना। चीन से नजदीकियां बढ़ी, श्रीलंका में ट्रिगर पॉइंट करप्शन बना और राष्ट्रपति गोटबाया को भागना पड़ा श्रीलंका। इसके बाद फिर बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना सरकार ने अमेरिका की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए चीन से बड़ी डील की और फिर चीन ने बांग्लादेश में ब्रिज, सड़क, रेलवे और सैन्य निवेश किए। अब बांग्लादेश, मतलब इसी के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बांग्लादेश में भी विद्रोह हो गया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका, बांग्लादेश। नेपाल में तो ओली सरकार चीन की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती थी। ओली ने चीन के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट साइन किए जिससे अमेरिका नाराज था। बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल। और इसके बाद नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं साहब कि अमेरिका का क्या कनेक्शन इसमें हो सकता है? तख्ता पलट नेपाल में भी हो गया ना, तो तख्ता पलट। अब इस तख्ता पलट के पीछे एक एनजीओ का नाम बताया जा रहा है, हामी नेपाल। ये एनजीओ हामी नेपाल, पिछले 10 साल में इस एनजीओ को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हो रही है। इसी तरह के आरोप लगे कि बांग्लादेश के ढाका में, यहां पर एक एनजीओ, बांग्लादेश के ढाका में भी एक BRAC, ब्रैक यूनिवर्सिटी को अमेरिका के यूएसएड से करीब 528 करोड़ का फंड मिला। यह आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि ढाका की ब्रैक यूनिवर्सिटी शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का केंद्र मानी गई, वहां पर वो। और यहां पर नेपाल में भी एक एनजीओ को करोड़ों की फंडिंग का जिक्र आया। अमेरिका स्थित सोरोस फाउंडेशन भारत समेत कई देशों के एनजीओ को करोड़ों की फंडिंग देता है ताकि वहां के एनजीओ उनकी देश की नीतियों को प्रभावित कर सके। मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसी तरह श्रीलंका में विद्रोह के पीछे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 देशों में भड़के विद्रोह के वक्त वहां के एनजीओज को दूसरे देशों से जबरदस्त फंडिंग हुई। भारत में क्या है? भारत में कई तरह के एनजीओज की फॉरेन फंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती की गई। कुछ लोगों ने कहा शायद संभवतः इसलिए लोग मोदी सरकार से भी नाराज होते हैं। कुछ वक्त पहले खुद ट्रंप प्रशासन ने माना था कि यूएसएड के जरिए भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी।
उस वक्त भी बीजेपी ने कहा था कि मोदी सरकार को हटाने के लिए यूएसएड के जरिए करोड़ों की फंडिंग का सबूत सामने आ गया। अब ये कनेक्शन समझिए, खुद मोदी ने कहा था कि दुनिया की कई शक्तियां उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई हैं। दुनिया में विद्रोह या तख्ता पलट के पीछे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एनजीओज होते हैं, लेकिन यह भी एक हार्ड फैक्ट है, ये सच है कि कई मामलों में एनजीओ आंदोलन को ट्रिगर करने, संगठन और नैरेटिव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साहब, कई एनजीओज आप कह सकते हैं स्थानीय युवाओं को मोबिलाइज करके नैरेटिव बिल्डिंग, एक्टिविस्ट्स को नेतृत्व, सोशल मीडिया कैंपेन, कानूनी ट्रेनिंग तक देते हैं। स्थानीय मुद्दों को एक तरीके की आप वैश्विक मीडिया में उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होती है। इसको टूल किट का शब्द कई बार प्रचलन में आता है। ऐसा अरब स्प्रिंग से लेकर ट्यूनीशिया, मलेशिया, कई देशों में हुआ है इस तरह से। इसलिए नेपाल में हुए तख्ता पलट का कनेक्शन चीन और अमेरिका से जुड़ता नजर आ रहा है। देखिए, नेपाल में पीएम पद से इस्तीफा किसने दिया? केपी शर्मा ओली। अभी कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर गए थे। अब ये भी संयोग है क्या, ये प्रयोग है? ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि इसके पीछे ट्रंप या अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। चीन से नजदीकियां क्या भारी पड़ी, क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन के दौरे पर गए थे। वो चीन के विक्ट्री डे परेड में भी शामिल हुए थे, याद करिए। इसके कुछ दिन बाद ही नेपाल की सरकार ने क्या किया था? सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। सोशल मीडिया 26, ये सभी सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिकी थीं। चीन के टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया था। केपी शर्मा ओली चीन गए, विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए, वापस आए, सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा। अमेरिका का नुकसान, चीन के टिकटॉक पर बैन नहीं लगा। सवाल है कि 3 सितंबर को जिनपिंग के साथ दिखाई देने के ठीक 5 दिन बाद जिनपिंग के साथ नजर आए केपी शर्मा ओली। 5 दिन बाद ओली की सत्ता जाने में क्या अमेरिका का कोई कनेक्शन है, कोई हाथ है? ये सवाल इसलिए गंभीर है साहब, क्योंकि नेपाल को चीन के करीब जाते हुए अमेरिका परेशान हुआ था, क्योंकि नेपाल चीन की BRI योजना में उसका पार्टनर बन चुका था। ये बात अमेरिका को काफी चुभ रही थी। इसलिए दुनिया में कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, या इससे पहले इनफैक्ट जो पाकिस्तान में भी हुआ, क्या उसी का रिपीट टेलीकास्ट नेपाल में देखने को मिला?